जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा का हमारा लास्ट सेक्शन है बच्चों, और वो है हीलियम नियॉन लेज़र। ये आप यूँ समझ लें कि ये वाला जो लेज़र का हिस्सा है, लेज़र का सब्जेक्टिव पार्ट, बड़ा पार्ट, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम ले चुके हैं। ये बच्चों शॉर्ट में या MCQs में हीलियम नियॉन लेज़र आती है, और इसके बाद मज़ीद थोड़ा सा एक छोटा सा हमने टॉपिक पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ लेज़र। तो बच्चों किताब के अंदर ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं। आप यहाँ पर जब हीलियम नियॉन लेज़र को सीखेंगे, किताब पर जाकर इसे सामने रखेंगे किताब में, तो जो जो पॉइंट्स आपको नज़र आए आपने उसे अंडरलाइन करने हैं। इसमें से अक्सर MCQs आते हैं, ये बड़ा फेमस टॉपिक है MCQs के लिहाज से। ठीक है जी। तो बच्चों शुरू करते हैं हम हीलियम नियॉन लेज़र। बच्चों आपने पढ़ा था कि लेज़र जो होती है ना, लेज़र एक बेसिकली विजिबल लाइट है जिसे एम्पलीफाई किया जाता है। स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए से हम एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, प्रोसेस होता है स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसमें बहुत सारे फोटॉन्स आपको एक ही वक्त में मिलते हैं। पॉपुलेशन इनवेरिएंट होगी मेटास्टेबल स्टेट में, सारे एटम एक साथ हम नीचे लेके आएंगे, हमें एक ही वक्त में खरबों के हिसाब से मिलियंस ऑफ मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ फोटॉन मिलेंगे, जो सारे के सारे एक डायरेक्शन में होंगे। अगर ये सारे फोटोन एक डायरेक्शन में होंगे ना, तो ये मिलकर एक इंटेंस बीम बनाएंगे, उसी बीम को हम कहते हैं लेज़र लाइट। तो लेज़र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए। ऐसी स्टेट जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अरसे के लिए स्टे करवाए, जो इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन इनवेरिएंट करवाए। ऐसी स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा अरसे के लिए रुकें, ठीक है, ज़्यादा अरसे के लिए स्टे करें, एटम्स इकट्ठे होते जाएं, ताकि हम उन सारे एटम्स को एक ही फोटोन मारें और स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए उन्हें एक साथ नीचे ले आएं। ठीक है, तो जिन एलिमेंट्स में मेटास्टेबल स्टेट्स पाई जाती हैं वो एलिमेंट फेवरेट होते हैं, सूटेबल होते हैं लेज़र लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, लो बच्चों इसी तरह से हमने एक रोज़मर्रा ज़िंदगी की लेज़र पढ़नी है, जिसे हम कहते हैं हीलियम नियॉन लेज़र। क्या है हीलियम नियॉन लेज़र? देखें भाई, हीलियम नियॉन लेज़र को ना हमारे सिलेबस के अंदर कोई इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया। एक छोटा सा पैराग्राफ उसने लिखा है, इसकी कोई बहुत बड़ी डिटेल नहीं बताई गई। तो हम अपने ग्रेड के लिहाज से, हमारी क्लास के लिहाज से, क्लास 12 के लिहाज से जितना पोर्शन हमें दिया गया है हम उस हिसाब से उसको पढ़ेंगे। बच्चों हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर जो हीलियम होती है वो 85% यूज़ होती है, नियॉन 15% इस्तेमाल होती है। 85% हीलियम क्यों यूज़ होती है, किताब में रीज़न नहीं लिखी है, मैं आपको बताऊंगा कि इसे 85% क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और नियॉन जो होती है वो 15% इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो पहला तो ये MCQ हो गया, हीलियम 85% यूज़ होगी, नियॉन 15% यूज़ होगी। ठीक है बच्चों, हीलियम और नियॉन में से लेज़र किसने प्रोड्यूस करनी है? तो आंसर है लेज़र के लिए जो एलिमेंट होता है वो नियॉन है। इसलिए हम इसको एक्टिव मीडियम भी कहते हैं, इसे लेजिंग मीडियम भी कहते हैं। यानी हीलियम नियॉन में एक्टिव मीडियम कौन है? मेन जिसने लेज़र लाइट प्रोड्यूस करनी है, तो आंसर है वो नियॉन है। एक्टिव मीडियम, लेजिंग मीडियम जिसने लेज़र को प्रोड्यूस करना है वो नियॉन होता है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर नियॉन तो 15% यूज़ कर रहे हैं, अगर इसने लेज़र बनानी है तो उसे ज़्यादा परसेंटेज में क्यों यूज़ नहीं कर रहे? उसकी एक रीज़न है बच्चों, नियॉन की परसेंटेज 15 होती है। 15% काफ़ी है लेज़र बनाने के लिए, इसकी ये परसेंटेज बहुत होती है। हम 85% हीलियम को इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक होती है, ये करना ऐसा ज़रूरी होता है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर बच्चों हीलियम नियॉन लेज़र में हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट और नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट तकरीबन बराबर होती हैं। हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट होती है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नियॉन की जो मेटास्टेबल स्टेट होती है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो दोनों की तकरीबन सेम होती है मेटास्टेबल स्टेट। अब करना क्या? लो बच्चों, आपने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी लगा कर ना बाहर से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवानी है। आप जानते हैं किसी भी एटम को एक्साइट करने के 3 तरीके होते हैं बच्चों। या उस पर लाइट फेंकी जा सकती है, ऑप्टिकल पंपिंग, या हीट दी जा सकती है, या बाहर से किसी पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को मारा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कोलियन के जरिए भी एटम एक्साइट होता है। हमने बाहर से एक हैवी किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ किया, उस पोटेंशियल डिफरेंस पर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन हीलियम के एटम से जब टकराएंगे तो हीलियम के एटम एक्साइट होना शुरू हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये हीलियम से क्यों टकराएंगे? बच्चों हीलियम ज़्यादा परसेंटेज में है, तो जिस वक्त हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को मारेंगे इस हीलियम नियॉन गैस पर, तो हीलियम की परसेंटेज चूँकि ज़्यादा है, इसलिए हीलियम के एटम नियॉन की निस्बत ज़्यादा एक्साइट होंगे। जब ये हीलियम के एटम एक्साइट हो रहे होते हैं ना, इन्होंने कहाँ तक जाना है? तो आंसर है इन्होंने 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से हीलियम के एटम्स को एनर्जी मिलेगी, जिससे वो ग्राउंड स्टेट को छोड़ेंगे और अपनी एक्साइटेड स्टेट पर जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट पर।
जब ये हीलियम के एटम जा रहे होंगे ना अपनी मेटास्टेबल स्टेट में, तो ये रास्ते में नियोन के एटम से टकराएंगे बच्चों। ये नियोन एटम है, रास्ते में इन्होंने नियोन के एटम से टकराना। जब ये हीलियम के एटम नियोन के एटम से टकराएंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये नियोन जो है वो अपनी मेटास्टेबल स्टेट पर, हीलियम ने इसको एनर्जी दे देनी है और नियोन को, जिससे नियोन मूव करने लगेगा और ये नियोन ऊपर अपनी मेटास्टेबल स्टेट की तरफ जाने लगेगा। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है ज़रा, बच्चों असल में जब हीलियम के एटम अपनी मेटास्टेबल स्टेट पर जा रहे होते हैं ना 20.61 पर, तो ये हीलियम के एटम रास्ते में नियोन के एटम से टकराते हैं और ये हीलियम उनको अपनी एनर्जी दे देते हैं। कितनी एनर्जी देंगे, तो आंसर है हीलियम की एनर्जी थी 20.61, ये 20.61 ये एनर्जी उन्होंने दे देनी है नियोन को। लेकिन नियोन की मेटास्टेबल स्टेट 20.61 पर नहीं है, उनकी मेटास्टेबल स्टेट 20.66 पर है, थोड़ी सी ज़्यादा। तो होगा क्या, हीलियम अपनी एनर्जी जिससे वो एक्साइट हो रहा था, हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन मारे, उन इलेक्ट्रॉन ने हीलियम को एक्साइट करवाया और हीलियम कहाँ जा रहा है, तो आंसर है वो अपनी 20.61 वाली एनर्जी स्टेट पर जा रहा है। अच्छा, अब हीलियम के एटम रास्ते में नियोन से टकराएंगे, तो हीलियम के एटम नियोन को अपनी एनर्जी देंगे, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो उन्हें 20.61 वाली एनर्जी दे देंगे, लेकिन 20.61 वाली एनर्जी से नियोन का काम नहीं चलेगा, उसे तो चाहिए 20.66। वो जो इजाफी एनर्जी है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली, वो कहाँ से आती है, तो आंसर है वो काइनेटिक एनर्जी से आती है। हीलियम का एटम मूव भी तो कर रहा है, ये मूव कर रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ पोर्शन नियोन को मिलता है। तो 20.66 तो एनर्जी नियोन को देनी है हीलियम ने टकराने पर, और थोड़ी सी एनर्जी मूव करने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीलियम ने कुछ मजीद एनर्जी नियोन को देनी है, और वो जो एनर्जी काइनेटिक से मिलती है वो कितनी है, तो आंसर है वो एनर्जी 0.05 है। तो बच्चों 0.05 जमा करें ज़रा 20.61 में, तो आंसर क्या बनेगा, तो आंसर ये 20.66 बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर से ज़रा, जिस वक्त हम बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से हीलियम के एटम को ऑक्साइड करवाते हैं ना, तो ये हीलियम जा रहा है, ये रास्ते में नियोन से टकराएगा, ये हीलियम के एटम नियोन को अपनी एनर्जी देंगे, कितनी देंगे 20.61। नियोन को इतनी नहीं चाहिए, थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो हम कहते हैं कि हीलियम के एटम मूव भी तो कर रहा है ना, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी तो है, तो 20.61 एनर्जी तो नियोन को मिलेगी, और हीलियम के मूव करने की वजह से हीलियम की काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ पोर्शन नियोन को मिलेगा, ये मूव भी तो कर रहा है ना। वो जो इजाफी काइनेटिक एनर्जी हीलियम नियोन को देता है वो कितनी होती है 0.05। तो देखें 20.61 जमा 0.05 दोनों को ऐड करें तो आंसर बनता है 20.61, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे ही नियोन के एटम्स अपनी मेटास्टेबल स्टेट पर चले जाएंगे। लो बच्चों, अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं नियोन के एटम्स, ये यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, तो आपने पढ़ा था ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट पर एटम्स जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा देर के लिए स्टे करते हैं, यानी उनके स्टे करने का टाइम जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो होगा क्या, हम लगातार बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, लगातार हीलियम के एटम एक्साइट होंगे, नियोन से टकराएंगे, उन्हें अपनी एनर्जी देंगे, कुछ काइनेटिक एनर्जी देंगे, नियोन के एटम्स मेटास्टेबल स्टेट पर इकट्ठे होते जाएंगे। अभी 10 करोड़ नियोन के एटम्स थे, नीचे से मजीद 10 करोड़ नियोन के एटम्स आ गए, 20 करोड़ हो गए, नीचे से मजीद 10 करोड़ आ गए, 30 नीचे से मजीद आ गए। तो हम देखते हैं कि मेटास्टेबल स्टेट पर नियोन एटम्स की एक कसीर तादाद इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। दिस इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो थोड़ी ही देर के बाद पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब कि नियोन के एटम्स की ज़्यादा तादाद ग्राउंड स्टेट की निस्बत कहाँ चले गई है, एक्साइटेड स्टेट में, मेटास्टेबल स्टेट में। अब यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद नियोन की इकट्ठी हो गई है, उनमें से कुछ एटम्स जिनका टाइम पूरा हो गया, जो सबसे पहले आए थे, जिनका टाइम पूरा हो जाता है। मेटास्टेबल स्टेट पर कितनी देर के लिए एटम स्टे करता है, तो आंसर है 10⁻³ सेकेंड के लिए। देखने में कम है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम है, आम एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा टाइम है। लो बच्चों, जो एटम शुरू में आए थे सबसे पहले, जिनका टाइम पूरा हो गया, उनमें से कुछ एटम्स स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद नीचे आएंगे,
और ये नीचे ग्राउंड स्टेट पर नहीं जाते, दिस इज ग्राउंड स्टेट, ये एटम्स ग्राउंड स्टेट पर नहीं जाते, बल्कि इनके सेंटर में एक और एक्साइटेड स्टेट होती है, उसे 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली, वहां पर आते हैं। असल में जो लेज़र बननी है वो 20.66 से 18.70 के दरमियान बननी है। तो बच्चों कुछ एटम्स स्पॉन्टेनियसली जिनका टाइम पूरा हो जाता है, नियोन के कुछ एटम्स अपनी मेटास्टेबल स्टेट से नीचे वाली स्टेट 18.70 पर आते हैं, इससे हमें एक फोटोन मिलता है। ठीक है जी, उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? आंसर है जितना इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी में डिफरेंस होगा उसी एनर्जी से मिलेंगे हमें। इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी में कितना डिफरेंस है? तो आंसर है इनकी एनर्जी में डिफरेंस है बच्चों 1.96 का, 1.96। तो हमने देखा कि कुछ एटम्स स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद नियोन की इस मेटास्टेबल स्टेट से 18.70 पर आते हैं खुद ब खुद, और एक एनर्जी का फोटोन मिलता है 1.96 वाला। अब इस फोटोन के इन्फ्लुएंस की वजह से, इसके स्टिमुलेशन की वजह से बाकी सारे नियोन के जितने भी एटम्स हैं वो एक साथ नीचे आएंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन करवाने के लिए एक फोटोन चाहिए होता है बच्चों। स्टिमुलेटेड इसे ही तो कहते हैं, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होती है, स्टिमुलेटेड खुद ब खुद नहीं होती। उसमें एक फोटोन आता है, वो फोटोन सबको उकसाता है, इस फोटोन का इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। एटम्स के पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं। उस इन्फ्लुएंस की वजह से, उस स्टिमुलेशन की वजह से सारे के सारे एटम्स एक साथ नीचे आते हैं। जब नियोन के मिलियंस ऑफ मिलियंस एटम्स एक साथ नीचे आएंगे तो हमें एक ही वक्त में बहुत सारे फोटोन मिलेंगे, और वो सारे के सारे जो फोटोन है वो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में होंगे। उन सब की डायरेक्शन सेम होगी बच्चों। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट फोटोन था उसी डायरेक्शन में हमें बाकी सारे फोटोन्स मिलेंगे। ये सारे फोटोन यूनिडायरेक्शनल होंगे, कोहेरेंट होंगे, मोनोक्रोमेटिक होंगे। ये मिलकर एक इंटेंस बीम बनाएंगे, और इस बीम को हम फिजिक्स में कहते हैं, ये जो लाइट हमारे पास बनेगी इसे हम लेज़र कहते हैं। ठीक है। और बच्चों इस प्रोसेस में हीलियम नियोन के केस में जो लेज़र बनती है उसकी एनर्जी कितनी है? तो आंसर है उसकी एनर्जी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी वेवलेंथ कितनी है? आप जानते हैं फार्मूला E=hc/λ। hc कांस्टेंट है, एनर्जी हमें पता है 1.96, यहाँ से वेवलेंथ निकल सकती है, और वो वेवलेंथ कितनी निकलेगी? तो आंसर है वो निकलेगी 632.5 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ किसकी होती है? तो आंसर है ये वेवलेंथ रेड लाइट की होती है, रेड लाइट। तो हमें रेड की एक लेज़र बीम मिलेगी जिसकी वेवलेंथ 632.5 नैनोमीटर होती है। ठीक है, उसकी एनर्जी 1.96 है, उसकी वेवलेंथ 632 है, और उसका कलर क्या होगा? 632 आप जानते हैं। विजिबल रीजन 350-400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान होता है, और सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड की होती है। तो ये बड़ी वेवलेंथ है 632 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक रेड किस्म की लेज़र लाइट मिलती है 20.66 से लेके 18.70 तक। ये सारे बच्चों MCQs हैं जितने भी मैंने बताए। हीलियम नियोन की मेटास्टेबल स्टेट्स, हीलियम की परसेंटेज 85, नियोन की परसेंटेज 15। लेकिन लेज़र प्रोड्यूस किसने करनी है? हीलियम ने कि नियोन ने? तो आंसर है मेन जो चीज़ है ना, मेन जो गैस है जिसने लेज़र बनानी है वो नियोन। इसलिए हम इसको लेजिंग मीडियम भी कहते हैं, इसे एक्टिव मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, और ये लेज़र कहाँ से कहाँ एनर्जी स्टेट, किस एनर्जी स्टेट से किस तक बनती है? तो आंसर है 20.66 से 18.70 के दरमियान बनती है, और उस फोटोन की एनर्जी 1.96 होती है। इसमें स्टिमुलेटेड एमिशन करवाता कौन है? तो आंसर है चंद एक एटम जिनका टाइम पूरा हो जाता है, जो स्पॉन्टेनियसली नीचे आते हैं, उनसे जो फोटोन मिलते हैं ना, वो फोटोन बाकी सब एटम्स को एक साथ नीचे लेके आता है। तो हमें एक ही वक्त में बहुत सारे फोटोन मिलते हैं जो मिलकर इंटेंस बीम बना देते हैं। अब सवाल है कि हीलियम की परसेंटेज ज़्यादा क्यों होती है? हीलियम 85% यूज़ क्यों करते हैं? देखो बच्चों 18.70 तक पहुंचने के बाद एटम्स ने बिल आखिर कहाँ आना होता है? तो आंसर है अपनी ग्राउंड स्टेट पर आना होता है। दुनिया का कोई एटम जहां मर्जी चला जाए, जिस मर्जी एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, बिल आखिर उसने कहाँ आना है? अपनी ग्राउंड स्टेट पर। जब एटम्स बच्चों 18.70 से ये सारे नीचे आएंगे, अपनी ग्राउंड स्टेट पर आएंगे, तो यहाँ पर ना एक दिस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन है, तो यहाँ पर हमें एक रैंडम किस्म के फोटोन मिलते हैं बच्चों। ये एक फोटोन मिलते हैं बड़ी तादाद में। ये फोटोन इनविजिबल रीजन के होते हैं, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये इनका रीजन इनविजिबल है, ये नज़र नहीं आते। यूँ समझ लें अल्ट्रा वायलेट होंगे या हीट रेज होंगी।
तो 18.70 से लेके ग्राउंड स्टेट तक यहाँ पर स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है और आपको बहुत सारे फोटोन्स मिलते हैं और वो फोटोन हीट प्रोड्यूस करते हैं, इस सारे सेटअप को गर्म करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में एटम्स ने नीचे आना है तो आपको एक अननेसेसरी फोटोन्स तो मिलेंगे बहुत सारे। ये जो फोटोन्स होते हैं ये इनविजिबल है, नज़र नहीं आते और ये हीट पैदा करते हैं, सिस्टम को, प्रोसेस को, सेटअप को गर्म करते हैं। इसलिए हम हीलियम इस्तेमाल करते हैं 85%, क्योंकि हीलियम जो होती है ना, हीलियम इज़ बेसिकली अ गुड थर्मल अब्जॉर्बर, गुड हीट अब्जॉर्बर। हीलियम मशहूर है बच्चों, इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ बेहतर होती हैं, ये हीट रेज को अब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए हम हीलियम को 85% यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इस प्रोसेस में बहुत सारे गैर ज़रूरी फोटोन मिलने हैं जिन्होंने हमारे सेटअप को, हमारे प्रोसेस को ख़राब करना है, हीट अप करना है। तो हम 85% हीलियम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी हीट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है, क्योंकि हीलियम इज़ अ गुड हीट अब्जॉर्बर या थर्मल अब्जॉर्बर। इससे जो सिस्टम होता है ना उसकी ड्यूरेबिलिटी, पायदारी जो है वो कायम रहती है। तो हीलियम को इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि ये हीट रेस को अब्जॉर्ब करे और सिस्टम को, सेटअप को जो है ना वो बैलेंस कंडीशन में रखे। ठीक है बच्चों, दिस इज़ हीलियम नियोन लेज़र। अब आगे चलें तो एप्लीकेशंस पर। हाँ जी, एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ लेज़र या एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र, लेज़र की एप्लीकेशंस, लेज़र को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, लेज़र यूज़ कहाँ कहाँ होती है। किताब के अंदर उसने कोई 7-8 पॉइंट्स लिखे हैं, आसान पॉइंट्स हैं, क्योंकि पेपर में ये सवाल अक्सर शॉर्ट में आता है, 2 मार्क्स में, 2 नंबर में ये सवाल आता है। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि लेज़र के कोई से 2-3 यूज़ लिख दें। तो हमारे पास किताब में काफ़ी सारे यूज़ लिखे हैं, उनमें से आपने कोई 2-3-4 लिख देने हैं यूज़। चलिए मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, लेज़र कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। लेज़र को हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों आंखों की वेल्डिंग करने के लिए। आंखों की वेल्डिंग कैसे, आंखों में ना कभी लेंस आंखों का अपनी जगह से आगे पीछे हो जाता है, उस लेंस को लेज़र के ज़रिए ये लेज़र बीम भेजते हैं, ये लेंस को पकड़ती है और पकड़ के सही जगह पर, रेटिना पर सही जगह पर ला के अटैच कर देती है, रख देती है। किसी चीज़ को सही जगह पर ला के जोड़ना, इसे कहते हैं वेल्डिंग करना। वेल्डिंग भी यही होती है, 2 मेटल्स को पकड़ते हैं, उनको जोड़ देते हैं हम आपस में, उनकी करेक्ट पोजीशन को मिला के जोड़ देते हैं। तो आंखों की भी वेल्डिंग होती है। डिटैच रेटिना, यानी लेंस अगर रेटिना से इधर उधर हो जाए तो उसको पकड़ते हैं और असल जगह पर ला के खड़ा करते हैं, वापस करते हैं, उसकी वेल्डिंग, आंखों की वेल्डिंग करते हैं। तो ये एक सर्जिकल टूल है, ये ऑपरेशनल टूल है, ऑपरेशन किया जाता है। आंखों का ऑपरेशन होता है जो कि रेडिएशन से, लेज़र के ज़रिए किया जाता है। तो लेज़र से हम अपनी आंखों के लेंस को, रेटिना को सही पोजीशन पर ला के जोड़ देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं। दूसरे नंबर पर बच्चों, लेज़र लाइट बड़ी इंटेंस बीम होती है, बड़ी इंटेंस बीम। ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम लेज़र की एनर्जी बहुत बढ़ा सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, इसको मज़ीद इंटेंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी होती है। लेज़र की जो इंटेंसिटी होती है ना, इसको अक्सर हम यूज़ करते हैं, लेज़र की एनर्जी को हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, लोकलाइज्ड एरिया में टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बच्चों मखसूस एरिया में अगर कोई सेल ख़राब हो गया, कोई सेल अगर ख़राब हो गया है, आपको पता है कि ये ख़राब सेल ने अब मज़ीद डिवाइड होना है और इसने पूरे जिस्म में फैलना है, तो हम उस जगह पर, उस मखसूस जगह पर जिस्म में जो सेल्स होते हैं, ख़राब सेल होते हैं, उनको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करने के लिए लेज़र बीम को इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र का एक और काम है, कहता है लेज़र को सेल के अंदर, ये आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स। इन ऑर्गेनल्स को, ये जो टाइनी ऑर्गेनल्स होती हैं ना, लेज़र बीम के ज़रिए, लेज़र की फाइनली फोकस बीम, बड़ी जो बरीक सी बीम होती है, उसके ज़रिए हम सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय, ये ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, इन ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय करना क्यों है? सिर्फ ये जानने के लिए कि सेल के अंदर अगर ये छोटे छोटे ऑर्गेनल्स ना हों, ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर ना हों सेल के अंदर, तो फिर सेल का बिहेवियर क्या होगा। रिसर्च बेस, इसे स्टडी करने के लिए कि एक सेल में अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर सेल कितनी देर जिंदा रहेगा, क्या करेगा, उसके क्या आउटकम्स निकलेंगे। इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम लेज़र बीम इस्तेमाल करते हैं। लेज़र बीम पॉइंट नंबर 3 है, लेज़र बीम को कैंसरियस, प्री कैंसरियस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैंसर्स वाले या कैंसर से पहले वाले जो सेल्स होते हैं, प्री कैंसरियस,
इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेज़र इस्तेमाल करते हैं। बच्चों आप जानते हैं कैंसर असल में क्या है? कुछ जिस्म के सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनमें डिफेक्ट आ जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं। वो डिफेक्टेड जो सेल्स होते हैं ना, अगर उन्हें ख़त्म ना किया जाए तो वो पूरे जिस्म में फैलना शुरू कर देते हैं। तो हम फिर पता क्या करते हैं, हम रेज़ के ज़रिए, लेज़र लाइट के ज़रिए फाइनली इंटेंसिटी वाली जो लेज़र्स होती है ना, फाइनली फोकस, उसके ज़रिए हम चुन चुन के जो ख़राब सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो जिस्म में फैले ना। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए लेज़र को यूज़ किया जाता है। चौथे नंबर पर बच्चों लेज़र लाइट इस्तेमाल होती है लिम्फ वेसल्स को सील्स ऑफ करने के लिए। कैपिलरीज या लिम्फ वेसल्स, इंसानी जिस्म में बहुत सारी वेसल्स होती हैं, कहता है इनको सील्स ऑफ कर देना है, इनको बंद करना है। तो लेज़र की हीट के ज़रिए ना ये वेन्स बंद कर दी जाती हैं। क्यों करना है बंद? समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जिस्म के अंदर ना ब्लड में कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसा पॉइज़न आ जाता है जो पूरे जिस्म में सर्कुलेट करे और इंसान की डेथ हो जाए। खून के ज़रिए कुछ बीमारी फैलती है, तो हम पता क्या करते हैं, अगर जहर या कोई ऐसी चीज़ खून में चली गई है तो हम पूरे खून को जिस्म में सर्कुलेट करने से रोकने के लिए ना हम कुछ वेसल्स को बंद कर देते हैं, कैपिलरीज के मुंह बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक ट्रीटमेंट नहीं होता। तो लेज़र लाइट की हीट को इस्तेमाल किया जाता है लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, कैपिलरीज को सील्स ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए, ताकि बीमारी खून के ज़रिए पूरे जिस्म में ना फैले। लेज़र बीम बड़ी इंटेंसिटी वाली होती है, इसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। लेज़र कई किस्मों की होती है, हम जो खिलौनों के तौर पर लेज़र इस्तेमाल करते हैं वो तो इसकी बड़ी सादा तरीन टाइप है। लेज़र बड़ी बड़ी ताकतवर है, ग्रीन लेज़र होती है, ब्लू वायलेट लेज़र होती हैं, बड़ी हैवी होती हैं। लेज़र बीम को हार्ड मेटल्स के अंदर, जैसे लेड हो गया, इन मेटल्स में सुराख करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिलिंग मशीन के तौर पर। बच्चों अब दुनिया में ड्रिल मशीन यूज़ नहीं होती है, अब सोफिस्टिकेटेड, बड़ा बेहतरीन सा अगर आपने सुराख करना है, होल करना है किसी जगह पर, तो हम लेज़र लाइट को इस्तेमाल करेंगे। तो लेज़र बीम की जो एनर्जी होती है, इंटेंसिटी होती है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कहाँ पर? हार्ड मेटल्स में ड्रिलिंग करने के लिए या मेटल्स की मशीनिंग करने के लिए। मशीनिंग, मेटल की मशीनिंग भी, मशीनिंग होती है मेटल्स के खुरदरेपन को साफ करना, रेगमाल वाला काम। तो अक्सर ना मेटल्स में दाने दाने होते हैं, खुरदरापन होता है, लेज़र के ज़रिए ऐसे उस मेटल की सरफेस को स्मूथ बनाया जाता है, इसे कहते हैं मशीनिंग, मशीनिंग करना। तो लेज़र के ज़रिए हम ड्रिलिंग भी करते हैं, मशीनिंग भी करते हैं मेटल्स के। और ये जो लेज़र होती है ये आम लेज़र नहीं है, ये बड़ी ताकतवर लेज़र होती है। उसके बाद बच्चों लेज़र लाइट इस्तेमाल की जाती है, पॉइंट नंबर 6 है, लेज़र लाइट होती है स्ट्रेट। मैं लिख नहीं रहा, ये सारा कुछ लिखा है, मैं सिर्फ एक दफ़ा मुंह से बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपको ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो, क्योंकि रीडिंग वाले टॉपिक है, आप इसको खुद भी पढ़ोगे तो समझ लग जाएगा, इसमें कोई इतनी डेरिवेशन को फार्मूले तो नहीं है, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर भी बताना चाह रहा हूँ ताकि आप सुने और कुछ चीज़ें ज़हन में बैठ जाए। लेज़र होती है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी, और लेज़र की जो स्ट्रेटनेस होती है ना, बिल्कुल, इसको हम इस्तेमाल करते हैं मशीनों के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स को सीधा करने के लिए। अच्छा, कौन से पार्ट्स को? आंसर है वो वाले पार्ट्स बच्चों, मशीन का वो हिस्सा जहाँ पर हाथ नहीं जा सकता, इन एक्सेसिबल प्लेसेस, जहाँ तक एक्सेस नहीं है, रसाई नहीं है हमारी, हाथ नहीं मारा जा सकता, वहाँ पर हम लेज़र के ज़रिए मुख्तलिफ मशीनों के हिस्सों को सीधा करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, क्योंकि लेज़र फुट्टे से भी ज़्यादा सीधी होती है, स्केल से भी ज़्यादा, तो इसकी स्ट्रेटनेस को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मशीन के उन पार्ट्स को सीधा करने के लिए जहाँ तक हमारा हाथ नहीं जा सकता, हम उन्हें हाथ से सीधा नहीं कर सकते, तो लेज़र लगाते हैं, लेज़र के ज़रिए फिर उनको ठीक किया जाता है। लेज़र लाइट इस्तेमाल होती है, पॉइंट नंबर 7, इट इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ फ्यूजन टू स्टार्ट फ्यूजन रिएक्शन। 21वें चैप्टर में पढ़ोगे फिशन फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन होता है जिसमें दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को पकड़ के फ्यूज़ किया जाता है। फ्यूज़, दो न्यूक्लियस को मिलाते हैं, ऐसे जोड़ते हैं और उनको जोड़ के बच्चों एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता है। अब आप खुद फैसला करें, दो न्यूक्लियस को जोड़ना है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस प्लस प्लस, रिपल्शन होगी, रिपल्शन के बावजूद जोड़ना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, हीट, क्योंकि जब हम हीट देंगे ना तो ये न्यूक्लियस वाइब्रेट करेंगे। जितनी ज़्यादा हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, इनकी वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा होगी, और एक इतनी वाइब्रेशन, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी कि इनकी रिपल्शन के बावजूद भी ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे।
तो फ्यूजन रिएक्शन का सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है, इसे स्टार्ट करवाना, इसे स्टार्ट करवाना ही मुश्किल होता है बस। तो फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हम अक्सर लेज़र लाइट से हीट पैदा करते हैं, लेज़र की एनर्जी यूज़ करते हैं और फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं। हाँ जी, लेज़र लाइट इस्तेमाल होती है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर में, टेलीकम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर में से इस्तेमाल किया जाता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर आपने पढ़े थे। और इनमें से जो सिंगल मोड वाला होता है उसमें लेज़र लाइट ही तो इस्तेमाल होती है, बिल्कुल सीधी लेज़र लाइट, मोनोक्रोमैटिक। तो लेज़र को ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन के प्रोसेस में। और आखिर में लेज़र की एक बड़ी मशहूर एप्लीकेशन होती है और उसको कहते हैं होलोग्राफी। होलोग्राफी क्या है? होलोग्राफी एक फोटोग्राफी है, 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी, 3 डायमेंशनल। ये आजकल टेक्निक बड़ी अरूज पर है, आहिस्ता आहिस्ता कॉमन हो रही है, बड़ी फेमस टेक्निक बनती जा रही है। इसमें लेज़र इस्तेमाल होती है 3 डायमेंशनल इमेज बनाने के लिए ना, किसी भी चीज़ का हम लेज़र लाइट इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्निक को हम कहते हैं होलोग्राफी। तो ये बच्चों लेज़र की एप्लीकेशंस हैं जो किताब के अंदर भी मेंशन है, मैंने इन दफ़ा उनको बता भी दिया। तो हीलियम नियोन लेज़र और एप्लीकेशंस, ये शॉर्ट और एमसीक्यूज़ में टॉपिक आता है। अगर कोई चीज़ नोट करनी है, वैसे कोई भी चीज़ नहीं है सिवाय इस पॉइंट के, हीलियम इज़ अ गुड हीट अब्जॉर्बर, बाकी सारा कुछ किताब के अंदर मेंशन है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। उस वक्त के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।